बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। 2021 नए साल का हमारा ये पहला प्रोग्राम इस उम्मीद के साथ कि 2020 के मुकाबले में ये तमाम लोगों के लिए ये साल नहायत बेहतर होगा। 2021 में इस नए साल में हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। अवाम की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इसका भी जिक्र होगा। और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो कि PDM, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि अगर मैं इनसे इत्तेहाद कर लेता तो कभी एहतसाब ना हो सकता, और ये NRO चाहते हैं वो देना मुमकिन नहीं है, और कभी भी मैं इनको एहतसाब के अमल से जाने नहीं दूंगा, ये जो कुछ मर्जी कर लें। इस वक्त भी PDM का इजलास चल रहा है जाती उमरा में। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, जो 11 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो सर जोड़ कर बैठी हैं और उसमें हिकमत अमली बनाई जा रही है कि हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाएगा। ये तमाम की तमाम स्ट्रैटेजी शायद उस वक्त हुकूमत के पलड़े में चली गई जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह ऐलान कर दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेंगे और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, और इस्तीफ़ों पे भी फ़िलहाल गौर नहीं किया जा रहा, बिल्कुल एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर उसका रखा जाएगा। जो इत्तलात आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से वो भी यही हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा अरकान ये कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, हुकूमत के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर ये भी इत्तला आई कि कुछ लोगों ने कहा कि बाई इलेक्शन में हिस्सा ना लें लेकिन सेनेट इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा किसी भी जमात को नहीं बनना चाहिए। लेकिन इजलास जारी है, उसके एलामिये का हम ज़ाहिर है इंतज़ार करेंगे। दूसरी तरफ जो ग्रैंड डायलॉग की बातें हैं, पहले शहबाज शरीफ साहब से मोहम्मद अली दुरानी गए, मुलाकात की, उस पर बड़ा एतराज़ हुआ, लेकिन फिर मौलाना साहब भी उनसे मिले। तो क्या वाकई कोई डायलॉग का आगाज़ हो सकता है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से उनके सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और PTI की तरफ से सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने का बेहद शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये किस तरफ मामला जा रहा है PDM का? जो अभी इत्तलात हैं कि PMLN के भी बहुत सारे बेशतर अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ों के हक में नहीं हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई ये सही होगा, ये मुनासिब होगा कि इस पूरे प्रोसेस को, जो सिस्टम है, उससे बाहर ना निकला जाए, अपोजिशन पार्टीज उसका हिस्सा रहें, इलेक्शन कंटेस्ट करें? देखें सादिया, थैंक यू। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये बड़ी क्लियर हमारे स्टांस है और हमारे क्लियर डायरेक्शन है, फैसले बड़े क्लियर हैं। जब ABC की मीटिंग हुई तो उसमें PDM जब बना तो उसमें एक 26 पॉइंट्स का एक एलामिया जारी किया था जिसकी सारी पार्टी सिग्नेटरीज हैं। उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि जिस तरह की एक हाइप क्रिएट होती है या एक तस्वर कर लिया जाता है, एस्टेब्लिश कर लिया जाता है कि इस्तीफे अभी दे देंगे। वो यही था कि जलसे होंगे, रैलीज होंगी, लॉन्ग मार्च होगा, और उसके बाद आखिरी ऑप्शन के तौर पे रिज़ाइन जो है उनका देखा जाएगा उसको, और उस वक्त अप्रोप्रिएट टाइम पे मुनासिब वक्त का लफ्ज़ है कि और ये रिज़ाइन अगर ज़रूरत पड़ी तो दिए जाएंगे। अगर उससे पहले गवर्नमेंट चली जाती है तो ठीक है। ये उस वक्त था, उसमें किसी जगह भी नहीं है। एक जरूर बात हमारी लेकिन देखिए राना साहब, डेट्स आप देते रहे ना, अक्टूबर से वो सिलसिला शुरू हुआ, कहा गया अक्टूबर में चली जाएगी, फिर नवंबर का जिक्र किया गया, फिर दिसंबर का जिक्र हुआ, फिर जनवरी की तारीखें दी गई। तो अभी तक तो हुकूमत नहीं गई जो डेट्स या जो आप डेडलाइंस देते आए हुकूमत को। सो इसका मतलब है खुद ही PDM जो है वो आगे आगे की तारीख देती चली जा रही है। अगर लास्ट ऑप्शन के तौर पे भी आप इस्तीफों को लेकर चलते तो फिर आपकी डेडलाइन के मुताबिक अगर नहीं आए थे तो इस्तीफे दे दिए जाते। आपकी पार्टी में से तो बल्कि मरियम साहिबा ने कहा कि अगर हमने 300-400 इस्तीफे इनके मुंह पे मार दिए तो फिर देखते हैं कि कैसे इनकी हुकूमत चलती है, घर चली जाएगी। आपके तो 2 अरकान ही जाके स्पीकर के पास मुकर गए कि ये हमारे इस्तीफे ही नहीं है, इनको कबूल ना करें। सादिया, बड़ी फिर मैं आपको क्लियर कर दूं, शायद आप हमसे ज़्यादा पता होना चाहिए कि आप रजिस्टर करती हैं, 40 दिन नोट करती हैं, फैसले क्या हैं, किस तरह जो हो रहे हैं, जलसों की तकरीरें और फैसले जो हैं। PDM की मीटिंग हुई, उसमें एक प्रोग्राम दिया गया कि ये हमारे जलसे होंगे, उसकी डेट्स अनाउंस की गई। किस तरह गुजरांवाला में होगा, कराची में होगा, मुल्तान में होगा, कोयटा में होगा, लाहौर में होगा। उसके बाद ये कहा गया कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे इस मोबिलाइजेशन के बाद।
और जब जनवरी का लॉन्ग मार्च हो जाएगा तो उसके बाद इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बाकी जलसों की तकरीरें किस तरह एक मोबिलाइज किया जाता है, किस तरह लोगों को कहा जाता है, ये एक अलग बात है। लेकिन मतलब ये फैसला जलसों में जो बातें की जा रही हैं लीडरान की तरफ से, उनको हम इतना सीरियस ना लें। जो मीटिंग में तय होता है, जो एलामिये पे आता है, जो पेपर पे लिखा जा रहा है, जिसपे सब सेक्रेटरीज होते हैं, उनको संजीदगी से लें बस। बिल्कुल वही फैसले होते हैं। या हर मीटिंग में, जिस तरह आज पीडीएम की मीटिंग अभी खत्म हुई है, सरबराही मीटिंग जो थी, उसमें जो फैसले होंगे वो आप उसको संजीदगी से लें। बाकी मैं आपको बताऊं, ये जो 2 इस्तीफों का एक सिलसिला चला, ये हकीकतन ऐसी बात है कि उन्होंने रिजाइन नहीं किए। आप चेक कर सकते हैं किस तरह वो व्हाट्सएप पे गया, किस तरह कहां से आए। उन्होंने क़यादत को ये कहा था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राना साहब, नो आई अग्री विद यू। लेकिन मजे की बात यह है कि मरियम बीबी ने जलसे में कहा कि ये जो 2 लोगों के इस्तीफे किसी तरीके से स्पीकर ऑफिस पहुंचा दिए गए, मैं उन 2 अरकान को कहती हूं कि जाएं, स्पीकर उनको बुलाए और ये फौरन तस्दीक करके आए। तो वो तस्दीक तो नहीं करके आए, उन्होंने तो अपनी नायब सदर की बात नहीं मानी, वो तो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, कबूल ना करें। मरियम बीबी अगर उनको बिल्कुल कहती और कि आपने इस्तीफे ये एक्सेप्ट करने हैं, चाहे आपके साइन हैं नहीं है, तो डेफिनेटली करते अगर पार्टी का फैसला होता तो ये पार्टी का फैसला ही नहीं है। पार्टी का फैसला ये है, 31 तारीख तक मैंने फिर कहा ना कि आप जो बात मैं कर रहा हूं वो ये है कि 31 ये फैसला है, 31 दिसंबर तक पार्टी क़यादत के पास मान गए आप बिल्कुल सही। आप बड़े समझदार सियासतदान हैं। जो आप कह रहे हैं वही असल बात है कि भाई ये जो सियासी जलसों वलसों में बातें होती हैं, इन पे ज्यादा कान ना धरें, इन पे तवज्जो ना दें, ये चलता रहता है, सियासत का हिस्सा है। वो जो फैसला है जो कागज पे आ गया है, जो एलामिये में है, वो मेन चीज है। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पीडीएम का इजलास अभी राना साहब कह रहे हैं कि शायद अभी भी खत्म हुआ है, हमें क्योंकि पता चल रहा है कि वो शायद जारी है, अभी एलामिया बहरहाल नहीं आया। क्या चैलेंज 2021 में आज अगर बन जाती है हिकमत अमली, सेनेट वाली भी पार्टिसिपेशन होती है सारी जमातों की तरफ से, गो के मौलाना साहब नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। राना साहब कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये आप जो बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का ज्यादा जिम्मेदार आदमी है, बड़ा एक अहम मुद्दे पे है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो जो स्पीचेस करते हैं उनका सियाको सबाक से कहते हैं जी वो कोई वास्ते नहीं होता। जो वो एक्शन कर रहे थे टोटल डिफरेंट होते हैं, जो कैबिनेट में फैसले करते हैं वो मुख्तलिफ। आजकल तो उनके एक ही बयान के चर्चे हैं बगैर तैयारी वाले, लेकिन आज उन्होंने वो इंटरव्यू में उसकी भी वजाहत दी और कहा कि सियाको सबाक से हटके उस बयान को पेश किया गया। चले उस पर भी आ जाते हैं, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी सेनेट इलेक्शन और बाई इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान हो जाता है। बहुत शुक्रिया, मैं आपकी और राना साहब की डिस्कशन सुना था, बड़ा एंजॉय कर रहा था। राना साहब की पार्टी का उन्होंने कहा जो पार्टी फैसला करेगी, जो मरियम साहिबा कहती हैं वो मैटर नहीं करता। जिस जोर से और बबांगे दोहल तरीके से उन्होंने कहा था, और वो जो 2 इस्तीफे वाले लोग हैं, एक उनके घर के यानी कैप्टन सफदर के भाई भी हैं। हाँ। तो जहां मरियम साहिबा की रेट इतनी है, वहां पे हम उनको कितना सीरियस लेंगे? मैं तो समझता हूँ सियासी तौर पे कि मरियम साहिबा हमारा काम हर दफा आसान कर देती हैं। अच्छा, पहले तो आर या पार करना था, आपको पता है 8 दिसंबर को आर या पार था, फिर वो 13 दिसंबर पे चला गया, फिर कल रात जो 31 दिसंबर हमारी बड़ी मुश्किल रात थी, क्योंकि हमने चले जाना था साल ख़त्म होने से पहले। हुकूमत हमने इनको मिन्नतें की कि ये कोरोना है, खुदारा ये आप 2 महीने ठहर जाएं, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, खुल के जल से नहीं जी, हमें कोरोना से बड़ा कोरोना ये हुकूमत है, हम तो ख़त्म करेंगे। ये नहीं, या तो इनको सियासत का अंदाज़ा नहीं है या इनको ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं पता, लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल के हासिल क्या किया। 31 जनवरी सिंध असेंबली इन्होंने तोड़नी थी, सेनेट का इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज डैमेज होना था। अच्छा, इन्होंने हमारा ज़िमनी इलेक्शन नहीं होने देना था, और हम अगर ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे तो ये पूरे मुल्क में इन्होंने ब्लॉक करना था। 0/0। मरियम साहबा गई, पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगा के नून लीग के कारकुनों को दिलों पे तीर भी चलाए। पीडीएम में कौन फैसले करने वाला शख्स फिर एक ही हुआ ना, आसिफ जरदारी। सुने एग्जैक्टली, उन्होंने बता दिया कि कहां खड़े हैं बाकी सारी। जब राना साहब जैसे सीजन पॉलिटिशियंस, उम्रों का तजर्बा रखने वालों के सामने सिर्फ एक नौजवान खातून को खड़ा कर दीजिए इसलिए कि उसका शाही खानदान से ताल्लुक है, वो कहती हैं हम हुक्मरान खानदान से, मकसद कहती भी हैं हुक्मरान खानदान से उनका ताल्लुक है, तो पार्टियों का यही हाल होता है। ना इस्तीफे आए, बिलावल साहब ने कहा हाँ हम सोचेंगे कि पंजाब असेंबली के इस्तीफे दें और मरकजी कौमी असेंबली के इस्तीफे दें, क्योंकि सिंध असेंबली वो नहीं तोड़ेंगे। हर जी शऊर आदमी को यह बात पता थी
कि मरियम साहिबा की इतनी हैसियत नहीं है कि जरदारी साहब इनकी वजह से अपनी हुकूमत छोड़े। मौलाना के पास तो नथिंग टू लूज, खोने को कुछ नहीं है। आज कल की डेट चली गई, इस्तीफा भी कोई नहीं आया, इनके घर के बंदों ने इनकी बात भी नहीं मानी, पार्टी को जमा करा देते ना, पार्टी सरबराहों को 31 ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। मुझे बताएं कौन सी पीडीएम, कौन सी ऑपोजिशन, तो यानी नून लीग भी जाएगी आपको लगता है? खुद खड़े नहीं होते। तो मरियम साहिबा को मैं कहता हूं आज पहला दिन है, थैंक यू, आपने हुकूमत को थोड़ा सा कोई अच्छा चलिए परेशानी थोड़ी बहुत होगी वो भी आपने खत्म कर दी। जब तक आप नून लीग में हैं और हुकूमत की परेशानी खत्म करने के लिए आप मरियम बीबी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलें, मैं जरा शर्मिला साहिबा की तरफ जाने से पहले कुछ शॉर्ट्स, जितनी अभी तक बातें हुई, किसने क्या कहा इस्तीफों के बारे में, हुकूमत के बारे में, एक बयान सही था। बिलावल साहब ने कहा कि इस्तीफे एटम बॉम्ब है, क्योंकि एटम बॉम्ब कभी इस्तेमाल नहीं होता, रखा जाता है, हिफाजत करके। यानी शर्मिला साहिबा, बिलावल साहब के बयान में भी कि अगर जरूरत पड़ी जमहूरियत की बहाली के लिए तो फिर सेनेट में भी और सिंध असम्बली भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने आके बता दिया कि अभी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं या जो मोटिव है, ये सिंध असम्बली की कुर्बानी देना, नेशनल असम्बली से सेनेट से निकल जाना, इट्स नॉट वर्थ इट, राइट? जी शुक्रिया सादिया। देखिए, ये जो पीटीआई के लोग हैं जो अब इस वक्त जो इनके तर्जुमान हैं, ये बड़े खुश हो जाते हैं जब ये सुनते हैं ना बयानात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, मरियम साहिबा के, सदर जरदारी साहब के, मौलाना साहब के। इनमें से ये कहीं ना कहीं से ना वो छोटे छोटे वो उम्मीदों की किरण जिसे कहते हैं ना, वो निकालने की कोशिश करते हैं कि जे उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अच्छा, इनके जो हालात हैं, छोटी छोटी खुशियां इन तर्जुमानों की, हाँ छोटी छोटी, उन्हीं तो छोटी छोटी ख्वाहिशात और छोटी छोटी खुशियां और छोटा सा दिल है इनका। बात ये है कि ये वो लोग हैं जो कहते थे ये चोर, ये डाकू, और इनसे तो हम बात नहीं करेंगे, इनसे इनको हम देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इनका मुकद्दर जेल है। आज ये कहते हैं कि हम बात करेंगे तो सिर्फ सदर जरदारी से बात करेंगे, उनकी सियासी बसीरत है, ये कहते हैं। ये वो लोग हैं, इनके पिछले स्लॉट्स उठा के देख लें जरदारी साहब के बारे में, इनके क्या तासुरात थे। इसीलिए कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, और जरदारी साहब की सियासी बसीरत वहां शुरू होती है जहां इन सब की खत्म हो जाती है। अब आ जाते हैं जनाब इस्तीफों में। देखिए, पहले ये बात हम कहते हैं, जरदारी साहब की तारीफें तो अभी इसलिए भी हो रही है ना कि वो हुकूमत जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है ना इस वक्त। देखिए, ये अपने आप को समझते बड़े होशियार हैं, ये समझते हैं कि ये बड़े सियाने लोग हैं। ये नाअहल हैं, बदनीयत हैं माजरत के साथ, और ये वो लोग हैं जो हुकूमत में सिर्फ अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना कि एक इनिंग्स खेलने के लिए आए हैं, और वो इनसे खेली नहीं जा रही। इनको समझ ही नहीं आया कि इनको हुकूमत मिल कैसे गई। सिलेक्टेड तो ये हो गए, सिलेक्शन के जरिए आ तो गए, लेकिन इतने निकम्मे हैं, इतने निकम्मे कि अगर आप एक निकम्मे को भी बिठा देना 2.5 साल तो फिर भी वो कुछ ना कुछ काम कर दिखाता है। आप इनके जितने वादे इन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, इलेक्शन कैंपेन में किए थे, कंटेनर पे चढ़ के किए थे, मुझे बता दीजिए, इस मुल्क में नौकरियां मिली? नौकरियां गई। इस मुल्क में बेरोजगारी कम हुई? बेरोजगारी बढ़ी। इस मुल्क के अंदर जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हुई? ये कीमतें बढ़ी। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी, अद्वियात की कीमतें बढ़ी। ना कोई माशी पॉलिसी, ना कोई खारजा पॉलिसी, ना कोई दाखिला पॉलिसी। जिन लोगों को ये गालियां देते थे उन लोगों को आज इन्होंने बड़ी बड़ी वजारतें दी हुई हैं। जो इनके फाइनेंसर हैं, जो इनके वो जो इनकी इलेक्शन में पैसा लगाते थे फला, वो आपने शब्बर जैदी साहब का तो बयान सुना होगा ना कि मैं जिस बड़े टैक्स इवेडर के ऊपर हाथ डालता था मुझे इमरान खान साहब कहते थे इसको हाथ न लगाओ, ये हमारा फाइनेंसर है। ये है इनके हालात। ये अपने फाइनेंसर के आज भी जो तिजोरियां है ना वो भर रहे हैं। बात ये है कि इनको अभी भी लगता है कि ठीक है, ओके, लेकिन मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जो अभी फैसला ले लिया है कि भाई सेनेट इलेक्शन में भी जाएंगे और सिंध असेंबली भी, जाहिर है आपकी सिंध में हुकूमत है, ये मना लेंगे आप इनको, नून लीग वालों को? क्योंकि काफी अरकान की राय तो वही आ रही है। जी सॉरी, मैं ये कह रही हूँ कि जो बिलावल साहब ने अनाउंस कर दिया, पीपल्स पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, वो पीडीएम की दूसरी जमातों को भी मना लेंगे? पीएमएलएन के तो बहुत सारे लोग इस वक्त रेजिग्नेशंस के हक में नहीं हैं, जो इत्तलात आ रही हैं, जो मीटिंग में से बातें आ रही हैं। नहीं, देखिए, जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी मशावरत हुई, कुछ फैसले हुए। वो फैसले हमने पीडीएम के सामने रखने हैं। पीडीएम जो फैसला करेगा वो हतमी फैसला होगा। हमने पीडीएम से अलग हटके कोई फैसला नहीं करना है। ये समझते हैं, इनकी ख्वाहिश है। ठीक है, या पीडीएम आपको मना लेगी या आप लोग पीडीएम को मना लेंगे अपने फैसले पर। मुझे एक ब्रेक के लिए जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, ये बताइएगा, ऑब्वियसली आप सियासत को पाकिस्तान में पहले किस किस्म के टर्न्स और ट्विस्ट देखे हैं पाकिस्तानी सियासत ने, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, ऑब्वियसली बड़े लोग ये भी बात करते हैं कि जी पीडीएम को भी पता है कि वो हुकूमत को घर नहीं भेज सकते, हुकूमत नहीं जा सकती, और हुकूमत को भी पता है कि कहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, कारकर्दगी जो है उसमें इश्यूज हैं, अवाम के लिए वो क्या कर रहे हैं वो उनको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है और उनको डिलीवर करना होगा अगर अपने लिए वो मसाइल नहीं चाहते। लेकिन इस पूरी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या वाकई डायलॉग नहीं है? दुरानी साहब गए, शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन पर तनकीद हुई, ये बताया गया, कहा गया कि शायद मरियम बीबी को भी बात पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो जाके फिर मौलाना साहब से भी मिले। मौलाना साहब ने इनकार किया कि हुकूमत के साथ डायलॉग नहीं करेंगे। लेकिन क्या कोई सूरत बनती नजर आ रही है आपको नियर फ्यूचर में? इसके बड़ी बहस, आप इसको सारी बैकग्राउंड देखें। डायलॉग अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जब भी इस तरह का क्राइसिस हो या डेडलॉक आ जाए तो डायलॉग ही करने पड़ते हैं। कोई भी आप पीछे हिस्ट्री देखें या दुनिया में हिस्ट्री देखें, पॉलिटिकल जहाँ मूवमेंट चलती हैं तो वहाँ पे फाइनली डायलॉग ही होता है। तो उसकी एक तो ये हो सकता है कि अगर ये स्टेप डाउन कर भी जाए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर भी जो लोग आएंगे तो हमारा यही है कि इनके होते हुए, इस प्राइम मिनिस्टर के होते हुए डायलॉग नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स इश्यूज, इनको कोई अदराक नहीं है। या फिर किससे करने हैं? आपने डायलॉग किससे करेंगे? हम यही कहते हैं ये एक साइड पे हो जाए और जो भी एक सेटअप आता है फॉर सम टाइम तो उसके साथ डायलॉग हो, और जो ट्रांसपेरेंट एक इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कोई तरीकाकार तय किया जाए और आगे बढ़ा जाए। क्योंकि इस तरह तो देखिए, अगर आज क्राइसिस इतने ज़्यादा है कि अगर आज ये असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं तो इस हालात में क्या वो इलेक्शन जो हम चाहते हैं, साफ सुथरा इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट हो, फेयर एंड फ्री हो, तो वो मेरा ख्याल है इस वक्त मिलना बिल्कुल सही है। मेरा सवाल राना साहब, देखिए इसको थोड़ा मजीद एलेबरेट करते हैं क्योंकि ये क्लैरिटी आना बड़ी जरूरी है। देखिए आप लोग आपने बिल्कुल सही कहा कि डायलॉग होते हैं, जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, तो ये जिद या अना दोनों तरफ से ऑब्वियसली वो भी किसी के काम नहीं आएगी ना। वजीर आजम साहब ने तो कहा कि हुकूमत का मौकफ ये है कि जो पार्लियामेंट से बाहर लोग हैं, वो मरियम बीबी का कहते हैं, मौलाना साहब का कहते हैं कि भाई उनकी कोई से नहीं है, उनसे बात नहीं करेंगे। हाँ, सीनियर पार्लियामेंटेरियन कोई आए, मिसाल के तौर पर आप जैसा कोई शख्स आए जो पार्लियामेंट का सिस्टम का हिस्सा है, तो वो कहते हैं हम उसके साथ बैठेंगे, डायलॉग करेंगे। दूसरी तरफ भी मौलाना साहब और आप लोग कहते हैं भाई बात नहीं करनी, लेकिन आपने अच्छा कहा कि हिस्सा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। अब डायलॉग किससे होगा? मैं यही बार बार पूछ रही हूँ। आपने कहा कि ये चले जाएं, ये हट जाएं, इनकी जगह जो सेटअप आए, क्या वो केयर टेकर सेटअप करेगा? क्या आप अब दोबारा इंतखाबात करेंगे? आपने खुद कहा फिर रिगिंग वाला शोर मचेगा, रिफॉर्म्स नहीं हुई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, या आपने फौज से बात करनी है जिन पे इल्जामात लगाती है आपकी क़यादत? देखिए सादिया, बड़े आपने क्वेश्चन किए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हम बात करते हैं इनसे बात नहीं करेंगे। ये खान साहब का अभी जो बयानिया शुरू किया उन्होंने कि पार्लियामेंट पे एक्सक्लूडिंग नैब लॉज या नैब इशू या नैब के जो प्रॉब्लम है उसको छोड़ के हम सारी बातों पे बात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब की कभी भी बात नहीं हुई। ये फिर लंबी कहानी है जो मैं बार बार कहता हूँ कि नैब की अगर कोई इशू कभी खड़े भी हुए हैं तो इनकी तरफ से खड़े हो किए गए हैं। हमें कहा गया कि आए बैठे और नैब के जो लाज हैं इनमें हमें बेहतरी लानी है और हमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है। ये लंबी मैं स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन ये हमेशा को बैकआउट कर जाते हैं। हम जो कहते हैं इनसे बात नहीं होगी कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर की पिछले 2.5 साल में, वो जो भी मीटिंग होती है उससे वो हमारी तरफ से जो भी चीज़ें जाती हैं वो उनको एक साइड पे रख के अपनी डायरेक्शन लेते हैं। जिस तरह
एक इंडिया के साथ मैं मिसाल देता हूँ, फरवरी में एक दफ़ा जब ये अभिनंदन में पकड़ा गया था, उस वक्त सारिया जब ब्रीफिंग थी सिक्योरिटी पे, एक बहुत बड़ी टेंशन थी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, जंग भी हो सकती थी, तो उसमें अस्करी क़यादत भी थी और सारे, और ये 1.5 घंटा या घंटा इंतज़ार करते रहे। प्राइम मिनिस्टर चेंबर में बैठे रहे तो कमेटी रूम में नहीं आए। फाइनली फिर चेयरमैन और सेनेटर स्पीकर ने प्रिजाइड किया और ब्रीफिंग हो गई। इस तरह कोई भी मीटिंग हुई है तो प्राइम मिनिस्टर उसका हिस्सा नहीं बने। कोविड पे हुई तो ये अपनी तकरीर करके उठ के चले गए, और शहबाज और बिलावल साहब जो है वो बैठे रहे, और उनकी जो बात थी तरह मकसद तो ये था कि इन लोगों से सुना जाए कोई ऐसी तजवीज़ जो उनको बेहतर है। तो इस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि ये हमें वो आप कहते हैं मुख्तलिफ ओकेजन पे वजीर आजम साहब की एब्सेंस पे, और ये हमें एंगेज करके अपना एंगेज करके हमें अपना पॉलिटिकल, लेकिन अभी किससे होगा? अभी किससे बात करेंगे अगर करते हैं तो? अभी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का मौकफ तो बड़ा क्लियर है, वो मुज़ाकरात के हामी हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर चलना चाहते हैं। देखें, ये बड़ा जरूरी है। हम जो बात करते हैं कि ये जब तक सारे बैठ के बात नहीं करेंगे, एक फ्यूचर के लिए एक ऐसा लाए अमल नहीं बनाया जाएगा जिससे हम आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल जो भी गवर्नमेंट आए वो ठीक है। तो यानी वो आप सारे बात करने से आपका मौकफ वही है जो शहबाज शरीफ साहब का मौकफ है कि सब इदारों को बात करनी पड़ेगी, इसमें आप किसी को भी निकाल कर जो है वो इस ग्रैंड डायलॉग का आगाज नहीं कर सकते। सदाकत अली अब्बासी साहब, अब्दुल्लानी साहब से मुलाकात जब तक सारे ना हो, ग्रैंड तो हो नहीं सकते। बिल्कुल सही है, मैं समझ गया आपकी बात कि ग्रैंड का मकसद तो जाहिर है, फिर वो जिद है ना, हर तरफ से जिद है कि नहीं हम इससे बात नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, ऐसा होगा नहीं। अब बासी साहब ये किसके सीमा पर हो रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात की ये पेशकशें हो रही हैं, जिनकी भी की जा रही है? मेरी बात जी मुकम्मल कर लीजिए। जी फरमाइए। बड़ी जरूरी बात करनी है कि ये जो बात करता दोनों तरफ जिद, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो हम बात करते हैं उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग हमारे रीजन है और हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर हम जब बात करते हैं कि बातचीत इन हदूद में होगी और इन लोगों से होगी, तो वो बड़े रेलेवेंट स्टेक होल्डर हैं, और उनको जब तक बैठ के तरीकाकार अपने अपने तयन किया जाएगा। नहीं देखिए, ये एक जिद में जो कहती हूँ ना वो ये है कि वहां पे कहा जाता है कि भाई मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं इनसे बात नहीं करूंगा क्योंकि एनआरओ मांगते हैं। आप लोगों की तरफ से कहा जाता है देखो वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है, आ गया वो जो सिलेक्टेड है वो हमसे एनआरओ मांग रहा है, अब हम तुम्हें एनआरओ नहीं देंगे। तो इस किस्म की जुमलाबाजी जो आपने पहले कहा था सियासी जलसों की, वो तो चल ही रही है। अब्बासी साहब देखिए, आप मुज़ाकरात, पहली बात है हर जमहूरी हुकूमत, हर जमहूरी पार्टी अपनी अपोजिशन से मुज़ाकरात करने में कोई दो राय नहीं है। हम जो बात करते हैं, हमारी कुछ ये जिद नहीं है, हमारी एक सियासी मजबूरी, हम एक बेंचमार्क सेट करके आए हुए। हमने कहा है इमरान खान जरदारी साहब और नवाज साहब से इसलिए मुख्तलिफ है कि इमरान खान ईमानदार आदमी है और ये आपकी लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। ये हमने अपने वोटर को और आपको और पाकिस्तान को ये नारा दे के हम आए हुए। अब हमारा क्या लूटी हुई दौलत वापस अभी तक नहीं आई। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आप लोगों ने भी बड़ा पूरा वो अगर मैं अपना पूरा केस बता दिया, लेकिन रुपया नहीं आया। आप अपना एतराज भी करेगा, रुपए भी आएंगे इंशाल्लाह वापस। चलें अब अगर हम इनकी तकरीरें उठा के देख लें पिछले तकरीबन 2.25 साल की पार्लियामेंट की, सवाए ये कि जी हम बड़े जालिम हैं, हम बड़े फाशिस्ट हैं, हम बड़े इंतकाम करते हैं, हमने नैब में वहाँ हवा नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बाथरूम में कुंडियाँ नहीं है, हमने कैमरे लगाए हुए हैं, हम बड़े जालिम हैं, हम इनके एसी उतारें, इसके अलावा हुकूमत की अपोजिशन की तरफ से कोई डिमांड नहीं आई। हमारा बड़ा एक इनसे मुज़ाकरात का बड़ा एक लेवल आ गया जब फैटफ में, वो इनकी वजह से हम फैटफ में बैठे थे, तो उस वक्त इनकी बिल्ली थैले से बाहर आ गई, कागज़ हमारे सामने आ गया कि भाई हमारे मुज़ाकरात ये हैं कि आप 34 पॉइंट नैब के ऑर्डिनेंस से ख़त्म कर दें 38 में से, तो हम आपसे राजी बाजी हैं। वो क्या है? वो एक पॉइंट, अगर आपके प्रोग्राम का वक्त नहीं है, एक पॉइंट एक केस है, अगर वो आज हमने आपको पता है इनके मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्लेम क्या किया है? उन्होंने एक प्रोग्राम में ये क्लेम किया कि उस पे एक शख्स नहीं माना था, इमरान खान नहीं माना, बाकी आपके शाह महमूद और ये वो जितने लोग थे मान गए थे। आपको मैं बताऊं, ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मैटर इमरान खान ही करते हैं। लोगों ने उनको वोट दिया है, ना लोगों ने मुझे वोट दिया, ना शाह महमूद कुरैशी साहब को वोट दिया है, लीडर इमरान खान है।
अब हमें उनको पता है कि हमारा जो सपोर्ट बेस है, हमारा वोट किस बात पे। तो कहने की बात क्या है, अगर वो मैं एक एक शर्त आपको गिनवाऊं तो एक एक केस है, अगर 1 अरब से नीचे की करप्शन अलाउड होती तो आज ख्वाजा आसिफ साहब जेल न गए होते वो बात, क्योंकि 1 अरब की करप्शन अलाउड थी उस 34 पॉइंट के मुताबिक। लिहाजा हमें राना साहब की पार्टी की मुज़ाकरात की डिमांड और इनकी ज़रूरत, और हमारी ज़रूरत है बैठने की, लेकिन हमें पता है कि इनका ये लॉजिकल है, तो ये मंतकी बात, सिर्फ केसेस खत्म करवाना मंतकी बात है कि जितने केसेस में जरदारी साहब फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी, उनकी सेहत, उनके पैसे, उनकी सारी दौलत खतरे में है। नवाज शरीफ साहब की, मुझे एक बात बताएं, ऑब्वियसली आप इसका जवाब जिस भी तरह से देना चाहें, लेकिन मेरा सवाल ये, शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर भेज दिया गया इंसानी हमदर्दी के तहत, क्या उसको एनआरओ कंसीडर ना करें? पीपल्स पार्टी के केसेस हम सुन रहे हैं, सिंध जा रहे हैं, उनको एनआरओ कंसीडर ना करें? नहीं, ये अब पहली बात ये कि जो मैं कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी, उनके बच्चों की दौलत, उनके जो बाकी बाहर या सासें हैं, आपका क्या ख्याल है, उनके लिए सियासत मैटर करती है, ये सब कुछ मैटर करता है? दोनों पार्टियों पे इन दोनों खानदानों ने कब्जा किया हुआ है, तो लिहाजा हमें लॉजिकली ये बात पता है कि राना साहब जितनी बातें कर लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब सिवाय अपने केसेस की माफ़ी के, सिवाय सजा को कम करने के, सिवाय नाअहली को ख़त्म करने के, वो किसी बात पे आएंगे नहीं। ये बात लॉजिकली आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, और इमरान खान बार बार रिपीट करते हैं। अब आपने बात की कि शाहिद खाकान साहब को एनआरओ दिया, अगर शाहिद खाकान साहब को एनआरओ हुआ और वो मुल्क से बाहर भाग गए तो आप कहिएगा हमने नवाज शरीफ साहब को भी एनआरओ दिया, फिर उनको आ जाएंगे वो? नहीं, मेरा ख्याल है अगर नहीं आएंगे आगे, मिसाल तो हमारे पास बड़ी खराब है। मियाँ नवाज शरीफ साहब पे आपने भी आंसू बहाए, मीडिया ने, हमने भी आंसू बहाए कि बहुत बीमार है, खुदा ना खास्ता। हमने तो आंसू नहीं बहाए, आपने सुबह शाम रिपोर्टें दी, आपने पब्लिक ओपिनियन बनाई, आपके लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे तो मीडिया दिखाएगा नहीं। आज वो मियाँ साहब वहाँ पे पिज्जा खा रहे होते हैं, वहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर में शॉपिंग कर रहे होते हैं, मीडिया वो दिखा रहा था, कॉफी पी रहे होते हैं, वो आपके मेरे उस रोने धोने का मजाक उड़ा रहे हैं। आपके वज़रा, आपके लोग, आपके तर्जुमान जब ये मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के पैनल के साथ बैठ जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, तो मीडिया तो वो दिखाएगा। हम क्या रो रहे हैं? आपके वज़ीर आज़म ने कहा कि भाई मुझे रहम आ गया, मुझे जो रिपोर्ट दिखाई, पूरे मुल्क में आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा दिखा रही थी प्लेटलेट काउंट ये था। मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने इतना माहौल बनाया कि हमने नहीं, हुकूमत ने उस चीज में आगे, हुकूमत ने जो किया मीडिया ने वो दिखाया। नवाज शरीफ साहब वहां से धमकियां भी देते हैं, सियासत भी करते हैं, कॉफियां भी पीते हैं, क्या करें अब हम उनका पासपोर्ट कैंसिल करें? आपने तो वापस लाना था उनको, ले आए अपने आप को कोसे किधर जाएं, इसलिए हम ये गलती कर बैठे। फारूकी साहिबा गलती हो गई जनाब, वो कहते हैं कि जी मीडिया को तो नवाज शरीफ साहब के अलावा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन खैर मुझे ये बताएं कि अब ये जो मुज़ाकरात की बात चल रही है, जहां से हमारा इस सेगमेंट में हमने बहस का आगाज किया था, बात क्या हो सकती है? अगेन मैं राना साहब से भी ये पूछ रही थी, अब्बासी साहब से भी पूछा कि किस के दरमियान हो सकती है, कि वाकई मुमकिन है, दोनों तरफ से एक दूसरे को ऑफर करने के लिए है क्या इस वक्त? देखिए, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है तो वहाँ से तो किसी को किसी किस्म की कोई ख्वाहिश नहीं है कि इस सेलेक्टेड हुकूमत से बात करें। हाँ, अब जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा था कि ये हमें न जाने क्या क्या किन अल्फाजों से एड्रेस करते थे और कहते थे कि जी बात तो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज ये अपने घुटनों पे आके हमसे मिन्नतें कर रहे हैं और ये एनआरओ मांग रहे हैं कि आए खुदारा हमसे डायलॉग करें, और आज ये बातें कर रहे हैं कि जी पार्लियामान में आके डिबेट करें, पार्लियामान में आके डायलॉग करें। वो पार्लियामान जिसकी साख को इन्होंने सख्त मुतासर किया। अगर इमरान खान साहब का आप रिकॉर्ड देखें तो उनकी जो अटेंडेंस है इस पार्लियामान में वो 11% है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। अब ये कहते हैं कि जी पार्लियामान बालादस्त है, पार्लियामान में आके बात करें। जब हम ये कहते थे तो ये कहते थे कौन सा पार्लियामान और कौन है आप? और आज इन्होंने अगेन एक यू टर्न लिया, क्योंकि अब ये परेशान है। अब इनको सामने एक दीवार नज़र आ रही है और उस दीवार के पार जो है इनका जाना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर इनकी कहानी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो जो किसे कहते हैं ना, पर्दा गिर गया, सी यू फोक्स, वो वाली बात है। अब मसला ये है कि ये तो कहते रहेंगे कि हमें बात करनी है, और हमने बाज़ाब्ता तौर पे इनसे ये कह दिया कि जी हमें बात नहीं करनी है। आपके पास एक ही रास्ता है, आप अपना इस्तीफ़ा दें और आप घर जाएं। इस मुल्क में एक हकीकी जमहूरियत आनी है, इस मुल्क के अंदर एक हकीकी पार्लियामान आना है, वो पार्लियामान जहाँ पर आवाम के मसाइल के हल की डिस्कशन।
ओके, जहाँ आवाम के ठीक है। अब मुझे बताएं, ये आप कहते हैं ये इस्तीफा दे घर चले जाएं, ये इस्तीफा दे के घर चले भी जाते हैं तो फिर आप किससे बात करेंगे, नंबर 1, और दूसरा हकीकी जमहूरियत वो कैसे मुमकिन होगा जब दोबारा इलेक्शन होता, चले बात नहीं करनी, ओके बात नहीं करनी, दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, आपने रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए, जिन चीज़ों पर एतराज़ात है, जिन चीज़ों पर रिगिंग का शोर मचता था वही चीज़ें दोबारा होती हैं, नए इलेक्शन होते हैं, फिर सभी लोग कहते हैं कि जी धांधली हो गई, हर हारने वाली जमात धांधली का नारा लगाती है, तो फिर कैसे हकीकी जमहूरियत आएगी। अब कल को अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर पीटीआई सड़कों पर होगी, नून लीग नहीं, मेरी बात सुनिए, अगर पीटीआई के अलावा कोई जमात हुकूमत बना लेती है तो आपका ख्याल है कि पीटीआई फिर वो चलने देगी हुकूमत? मुझे एक बात बताइए सादिया, क्या इनके पास 2.5 साल में कोई मौका इनको नहीं मिला कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट करें, कोई कानून साजी करें, ऑपोजिशन को इकट्ठा करें? आरटीएस तो ये कर नहीं सके, ये क्या करेंगे? इन्होंने कुछ करना भी नहीं है, बिकॉज इट सूट्स देम। अगर ये तमाम रिफॉर्म्स आ जाएं तो फिर ये सिलेक्टेड होके तो नहीं आ सकेंगे ना, फिर तो ये तो इलेक्शन हार जाएंगे, तो it doesn't suit them. Why should they bring about election reforms? It doesn't suit them at all. बात ये है कि ये तो बड़ी बड़ी बातें करके आए ना कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम तो 90 दिन में ये कर देंगे, हम तो 90 दिन में इस मुल्क का नक्शा बदल देंगे। लेकिन हुआ क्या? मैं तो ये चाह रही हूँ कि सदाकत अब्बासी साहब हमें ये बताइए कि एक चीज़ जिसने इस मुल्क के अंदर कोई मुस्बत रुझान दिखाया हो, कोई एक शोबा बता दें। आप सादिया मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप मुझे बताइए जितना मीडिया के ऊपर कदगन और जितना मीडिया को दबाया गया है और जितना नुकसान मीडिया को इस दौर में पहुंचा है, किसी और दौर में पहुंचा है, कितने लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? आप तो बैठी हुई है चैनल में, आपको पता है कि क्या हालात हैं। आप अपना शोबा उठा लें, बिजनेस कोई उठा लें। अच्छा, एक चीज के ऊपर ये बात करते हैं कि वो करंट अकाउंट डेफिसिट का, भाई करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ क्योंकि रिकॉर्ड पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश हुई हैं, उसमें आपकी कोई कारकर्दगी नहीं है, और वो भी जो आवाम को साथ मिलने चाहिए थे तेल की कीमतों में कमी के बाद, वो आवाम तक नहीं पहुंचे। ठीक है, वो तेल वो तो एक नए साल का तोहफा इन्होंने दिया कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ही बढ़ा दी हैं, वो तो यकीनी तौर पे महंगाई तो एक इशू है, उसको एड्रेस किए बगैर तो इस हुकूमत को हुकूमत खुद भी कामयाब अपने आप को नहीं कहेगी, जब वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि जी हमें इदराक है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक ब्रेक ले लूँ, फिर आप जवाब भी दे दीजिएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज हुकूमत ने CCPO लाहौर उमर शेख को भी ओहदे से हटा दिया, उनका भी नोटिफिकेशन आ गया। ये वही उमर शेख हैं जिनके बारे में बताया गया था कि ये तो बड़े कोई ख़ुद भी उन्होंने खैर हीरो बनने की कोशिश की थी और कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर लाहौर के बड़े ज़बरदस्त वो हालात कर देंगे। इन पे इल्ज़ाम ये भी लगा कि शहर में जराइम कंट्रोल ना कर सके। इनके बारे में आपको PTI की हुकूमत के तमाम लोगों ने बताया था कि बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, आप देखिएगा करते क्या हैं लाहौर के साथ। फिर इनका वो मोटरवेज आने पे बड़ा मुतनाज़ा बयान आ गया था, बड़ी इन पर तनकीद हुई थी। खैर इस पे तो आगे जाके हम बात करते हैं। शर्मिला ने भी बहुत सारे सवालात उठाए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब के लिए कि कौन से शोबे में बेहतरी आई है, लेकिन उससे पहले मैं राना साहब मुझे ये बताएं कि ये बार बार वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा कि 16 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको कैंसल तस्वुर किया जाएगा। तो क्या ये कोई चांसेस हैं कि उससे पहले पहले नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ सकते हैं? नहीं, मैं साथ ही एक बात आपको बताऊं कि मियां साहब उस वक्त ही आएंगे जब वो अपना इलाज मुकम्मल करवाएंगे। ये तो हो नहीं सकता कि उसके बगैर आ जाएं, जबकि इतने नेशनल हेल्थ के इश्यूज हैं उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के, और जिस काम के लिए गए हैं और उनकी हालत जो उस वक्त थी आपको पता ही है। तो उससे पहले जो ये कर रहे हैं ये इनकी मर्जी है, उनका एक राइट है। पासपोर्ट अगर एक्सपायर होता है तो एज ए सिटीजन उनका राइट है कि वो उसको एक्सटेंड करवाएं, और अगर नहीं करते तो मैं समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है इनकी, और ये एक गैर कानूनी और गैर अखलाकी बात भी है। इनको कोई जो आपने पहले बात की थी जिसका अभी आप बात कर रहे थे, शर्मिला साहबा ने बात की
मियाँ साहब की तो इन्होंने फैसल सुल्तान साहब जो आजकल इनके स्पेशल असिस्टेंट हैं, उन्होंने भी वेरीफाई किया था, सर्टिफाई किया था इमरान खान साहब को, जाकर बताया था कि वाकई ये हमने यही कहा था कि मैंने फिर शौकत खानम के डॉक्टर से चेक करवाया उनका सारी रिपोर्ट्स का सिलसिला। यही थे जो ये शौकत साहब हैं, ये उस वक्त मैं बता रहा हूँ। और उस वक्त तो इनके मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर थी इनके सारे, जब वहाँ पे याद महमूद साहब इनके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, सारा को टीम। फिर वहाँ पे कराची से इन्होंने शमसी साहब को बुलाया जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं इसके ब्लड के या जो भी वो कहते हैं उसको। तो ये सारे लोगों ने ताहिर शमसी, सारे लोगों ने सर्टिफाई किया, वेरीफाई किया, सब कुछ हुआ। और डेली बेसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी इनकी मिनिस्टर जो है वो हेल्थ मिनिस्टर यास्मीन राशिद, तो वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनते थे। और ये फिर अब जब चले गए तो इन्होंने उठाया कि सियासी स्टंट के तौर पे उसको खड़ा कर दिया। मुझे समझ नहीं आती। लेकिन आपको पता है ना राना साहब, वो जो उनके जाती मौलिज थे नवाज शरीफ साहब के अपने डॉक्टर अदनान, उन्होंने भी यही काम किया था। यहाँ पे वो रोज सुबह दोपहर शाम ट्वीट्स करते थे, प्लेटलेट्स उनका काउंट बताते थे, मीडिया पर आते थे, बीपर्स देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। जब वो वहां चले गए और उनसे मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, ये तो डॉक्टर और मरीज का आपस का मामला है। वो भी वहां जाकर बताना भूल गए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वही वो बात करते थे जो ऑफिशियली हैंड आउट होता था इनका। सरकारी वो सर्विसेज हॉस्पिटल सरकारी है, वो पंजाब गवर्नमेंट का है। जो ये बुलेटिन जारी करते थे वो आगे नेचुरली बताते थे, क्योंकि उस वक्त तो उनकी हालत इस किस्म की थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इनका ही जो रिजल्ट थे, इनके ही अपने प्रेस रिलीजेस होती थी उनको ही, या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उनको ही आगे वो अदनान पहुँचाते थे। तो ये अपने पास से तो नहीं वो कोई हाइप क्रिएट कर रहे थे जो ये इल्जाम लगाते हैं। तो अब बजाय इसके कि अपनी नहली पे, अच्छा मुझे ये बताएं, ओके नवाज शरीफ साहब आप कहते हैं तभी आएंगे जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। सादिया एक पॉइंट मुझे बताएं कि अगर ये सारा कुछ ठीक है, गलती था, तो इन्होंने किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, कोई इंक्वायरी कराई है? आज तक इन्होंने बातें करते हैं लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेते। बिल्कुल सही सवाल, हम भी यही करते हैं, बिल्कुल हम भी यही सवाल करते हैं कि अगर इस मुल्क में वजीर आजम तक को लोग गलत रिपोर्ट्स दे गए जिस पर वजीर आजम को रहम आ गया, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है। पहले तो अब्बासी साहब इसका भी जवाब दे दें, और साथ ही कि कौन से शोबे में बेहतरी आई। पहले तो राना साहब ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट रिन्यू ना करना गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। अब गैर कानूनी और गैर अखलाकी ये है, जो मियाँ साहब ने किया वो ऐन कानूनी और ऐन अखलाकी है कि 8 हफ्ते की वो मोहलत लेके सबकी, चले मैं कहता हूँ हमसे गलती हुई, हमने उनकी बार बार प्लेटलेट्स काउंट मीडिया पे आती थी, डॉक्टर अदनान कहते थे, वो खुद कहते थे, PMLN वालों ने सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, ज़ाहिर है जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती थी उनका, हम कोशिश करते थे कि बताएं लोगों को कि उनकी हालत स्टेबल है। अभी भी आप यही कर रहे हैं, एक जलसा होता है PTM का, कहने की बात एक आदमी मुल्क के बाहर जाता है, आज तक मुझे बता दें कोई उनकी आपको दवाई की रिपोर्ट आई हो, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की आई हो, कोई उन्होंने सर्जरी कराई हो, हमें वो नजर आए। उन तमाम हरकत में जो इतना तशवीशनाक मरीज कभी नजर नहीं आता, पिज्जा खाते हुए या कॉफी पीते हुए या चहलकदमी करते हुए या मार्क्स एंड स्पेंसर की शर्टें खरीदते हुए। लिहाजा इखलाकियात तो यहाँ खत्म हो गई। एक आदमी जो वजीर आजम था, हमने तब कहा हमने गलती की। अब शर्मिला साहब ने कहा कि जी मीडिया बड़ी पाबंदी है, आप मीडिया की एक लीडिंग एंकर हैं, मुझे बता दें आपको कितना कंटेंट पे कोई आपको गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो मुझे बता दें। मैं जिस एंकर के सामने बैठता हूँ वो तो कोई नहीं कहता, इनको लगता है। हमने क्या किया, पूरी दुनिया में जो पहले 3 मुल्क जिन्होंने कोविड को सबसे बेहतर हैंडल किया, और इमरान खान ने लीडरशिप दिखाई। जब ये सारे छोटे छोटे लीडर जो थे ये कहते थे कि लॉकडाउन कर दो, बंद कर दो, उन्होंने कहा नहीं, बंद करूंगा तो मईशत डूब जाएगी। अच्छा। इंडिया का कंपैरिजन करें और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आज पाकिस्तान की कोविड हैंडलिंग दुनिया में नंबर 1 है। आज की खबर है कि पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। वो जिस पे वज़ीर आज़म ने ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, लेकिन आपके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत इंडस्ट्री पिछले 8 साल के बाद बूम कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने डुबो दिया था। पावर लूम्स की शॉर्टेज है, स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। आज आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तामीराती इंडस्ट्री है, उसमें बूम आया हुआ है। आपको सीमेंट की सेल पीक पे है,
आपकी ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया हुआ है, आपकी स्टॉक मार्केट मैं फिर 2.5 साल की पीक पे है, मैं शर्मिला साहब आपका करंट जवाब देने मुझे ऐसे कम नहीं होता, उमर शेख साहब आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए। उमर शेख साहब तो हीरो थे, उमर शेख साहब हमारी कोई मजबूरी नहीं थे, तारीफें तो आप ऐसे ही करते हैं जिसको लेके आते हैं कि बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। पुलिस नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बर्बाद की हुई है, हमारे साथ किसी की कोई कमिटमेंट नहीं है, हम बेहतर से बेहतर की तलाश करेंगे। कप्तान जिसको बेहतर से बेहतर की तलाश में ऐसा ना फिर आप जितने लोगों को लगा रहे हैं फिर थोड़े टाइम के बाद उनको बाहर से तो लोग नहीं ला सकते ना, वी हैव टू चूज पीपल फ्रॉम द डिपार्टमेंट। बदकिस्मती से पंजाब पुलिस को आपने तो अपनी कैबिनेट में आधे से ज्यादा पीटीआई के लोग जो नहीं है वो रखिए, पुलिस बनाया हुआ था। शर्मिला फारूकी साहब, आपको जवाब मिल गया किस किस शोबे में बेहतरी आई, वो उसे बेहतर से बेहतर की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये झूठ भी इतनी महारत से बोलते हैं और इतनी दफा बोलते हैं, इतना बार बार बोलते हैं और सारे तर्जुमान एक साथ बैठते हैं कि वो सच लगने लगता है। ये डेली मुझे नजर आता है ना कि वजीर आजम साहब ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास बुला लिया। मुझे खुशी होती कि अगर इमरान खान साहब जो है वो इजलास बुलाते कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, मुल्क में कोई माशी पॉलिसी होती है। ये मैं आपको बता दूं, आपको खबर नहीं है, ये हर रोज मीटिंग होती है। तक इनकी आप उसको, आपने कभी खबर, आपने तर्जुमानों वाली खबर बजाय नजर रखी है। बोल के झूठ बोलो और इतने जोर से बोलो और इतनी दफा बोलो कि लोग समझे कि आप चैलेंज करें ना, तर्जुमानों ऐसे तो नाइंसाफी है कहना कि झूठ बोले। आप किसी एक फैक्ट को चैलेंज करें, 20% इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, आज का प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आप चेक कर लें करके आपको बताएंगे कि आपने वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है जबरदस्त काम कर रही है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स कहते हैं हो गई, लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो इतनी चीजें उन्होंने आपको गिनवा दी। ओहो सादिया, यहाँ तो बिल्डिंगों में हमें प्लाजा नजर आ रहे हैं। की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देख लें, आप जनाब चलें। अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। अब्बासी साहब आपका, शर्मिला फारूकी साहब आपका, राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।